लगभग सारी पैकिंग तो हो ही गई है। अरे माही, कहाँ जा रही हो तुम? अरे दीदी, आपको नहीं मालूम क्या? हम लोग तो मनाली जा रहे हैं। क्या मनाली जा रहे हो? हाँ दीदी, इन्होंने कहा कि हम हनीमून के लिए मनाली चलते हैं, तो मैंने भी हाँ कह दिया, क्योंकि मनाली तो मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले भी एक बार जा चुकी हूँ। क्या मम्मी जी को मालूम है कि तुम लोग हनीमून के लिए मनाली जा रहे हो? हाँ दीदी, मम्मी जी से पूछने के बाद ही तो हमने अपनी टिकट कंफर्म की है। क्या मम्मी जी ने तुम्हें मना नहीं किया? अरे बहू ज्योति, भला मैं क्यों मना करूंगी? ये तो नए जमाने का फैशन है। आजकल के बच्चे तो शादी के बाद जाते हैं हनीमून मनाने, फिर मैं क्यों मना करूंगी? हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने माही को मना नहीं किया। ज्योति, जाकर रसोई में देखो, मैंने दूध चढ़ा रखा है गैस पर। जी मम्मी जी। तुम लोग खूब मजे करना बेटा, ये दिन जिंदगी में बार बार लौट कर नहीं आते हैं। जी मम्मी जी। बहुत ही अजीब बात है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है और ना ही कानों पर। एक साल पहले की बात है जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी और मम्मी जी को मैंने खुश होकर बताया था कि हम लोगों ने उटी की टिकट करवाई है, हनीमून के लिए जा रहे हैं, हम 4-6 दिनों में वापस आ जाएंगे। तब मम्मी जी ने कितने चिढ़ते हुए कहा था मुझसे, ये आजकल के बच्चों के चोचले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मम्मी जी ने कितने गुस्से से कहा था मुझसे कि तुम दोनों को तो जीवन भर एक साथ ही रहना है, फिर बाहर घूमने फिरने में इतनी जल्दबाजी क्यों? ये तुम्हारे ससुराल का शुरुआती समय अपने ससुराल वालों को देना चाहिए ताकि तुम उनके साथ अच्छे से सामंजस्य बिठा सको। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक साल में ऐसे कैसे जमाना बदल गया। जब हम लोग हनीमून में जाना चाहते थे तो मम्मी जी को ये सब सोचना लगता था, लेकिन जब आज देवर देवरानी जाना चाहते हैं तो मम्मी जी कहती है कि आजकल के बच्चों का फैशन है, हम करें तो चोचले और देवर देवरानी करे तो फैशन। यकीन ही नहीं होता मम्मी जी अपने ही दोनों बेटों के साथ इतना भेदभाव कैसे कर सकती है। क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब घर से आई हूँ और देवरानी अमीर घर से आई है, या फिर इनकी सैलरी देवर जी की सैलरी से पूरे 2000 रुपए कम है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब देखकर आज मुझे बहुत बुरा लगा। ज्योति, मेरा लंच पैक कर दिया तुमने? ज्योति, अरे ज्योति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही हो मेरे सवालों का? हाँ जी, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है। क्या हो गया ज्योति, किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? हाँ जी, आज मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची है। कैसी उथल पुथल ज्योति, कहो मुझसे। आपको याद है ना जी, बस एक साल पहले की बात है जब हम लोगों ने शादी के बाद मम्मी जी से कहा था कि हम लोग हनीमून के लिए उटी जा रहे हैं, तब मम्मी जी ने सास वाला तेवर दिखाते हुए हम दोनों के ऊपर कितना गुस्सा किया था। हाँ ज्योति, ये इतनी पुरानी बात तुम आज क्यों बोल रही हो? इसलिए तो बोल रही हूँ जी कि आज जब देवर देवरानी जाना चाहते हैं तो मम्मी जी कहती है कि ये तो फैशन है, जाना चाहिए उन्हें, लेकिन जब हम जाना चाहते थे तब मम्मी जी को ये सब सोचने लगते थे। अरे एक साल में ऐसा क्या बदल गया जी जो मम्मी जी के विचारों में इतना परिवर्तन आ गया? ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो ज्योति तुम? अरे हर छोटी मोटी बातों में तुम अपनी तुलना महिमा और विशाल से क्यों करने लगती हो? वो छोटे हैं इस घर में, अगर मम्मी ने उनकी कोई जिद मान भी ली तो बताओ इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? और तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जरा अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ। छोटी मोटी चीजों से तुम अपनी तुलना अपनी देवरानी से मत किया करो। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। ठीक है जी, मैंने लंच पैक करके सामने टेबल में रख दिया है। ठीक है ज्योति, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। कितनी अजीब बात है, मेरी उम्र और महिमा की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटी बहू है, उसे अपनी खुशियाँ और जिद मनाने का पूरा अधिकार है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इन बीतते दिनों के साथ ज्योति को हर दूसरे दिन किसी न किसी बातों से बहुत धक्का लगने लगा था, लेकिन बेचारी ज्योति फिर भी अपनी परेशानी किसी से नहीं कहती। बस वो यही सोचकर अपने मन में सोच कर रह जाती है कि वो गरीब घर से आई है और देवरानी की तरह शायद दहेज भी लेकर नहीं आई है, इसलिए मम्मी जी उसके साथ इतना भेदभाव करती है। अरे शांति, आज विशाल और बहू आने वाले हैं ना? अरे हाँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी ज्योति से कह देती हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ अच्छा पकवान बना ले। ज्योति, ओ ज्योति। जी मम्मी जी। अरे ज्योति, आज तुम्हारे देवर देवरानी वापस आने वाले हैं, तो तुम एक काम करना, उनके लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना। वैसे भी वो लोग बाहर का खाना खा खा कर बोर हो गए होंगे, आखिर घर का खाना घर का होता है। जी मम्मी जी। लेकिन सुनो शांति, अब बहू को आए पूरे 2 महीने हो गए हैं, तुम बहू की भी चूल्हा पूजाई की रस्म पूरी करवा दो, ताकि वो भी बड़ी बहू के साथ घर के काम काजों में उसकी मदद करेगी। अरे क्या जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अरे अभी उनके घूमने फिरने के दिन है, और काम का क्या है, जीवन भर तो आखिर घर में काम ही करना है। वाह मम्मी जी, अपने ही घर की बहुओं में कितना भेदभाव करती हैं आप। मुझे अच्छे से याद है, मेरी शादी के बाद मुझे आए 4 दिन नहीं हुए थे और आपने मेरी चूल्हा पूजाई की रस्म करवा दी थी ताकि मैं सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सकूं। और जब छोटी बहू की बारी आई तो आपकी सोच ही बदल गई कि अभी उनके घूमने फिरने के दिन है। अरे क्या ज्योति, क्या सोच रही हो तुम खड़ी होकर? मैंने कहा कि तुम्हारे देवर देवरानी आने वाले हैं, जाकर उनके लिए कुछ अच्छे पकवान की व्यवस्था करो। जी मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लगता है जी ये ज्योति ना माई से जलती है, क्योंकि माई बड़े घर की है ना। अरे नहीं शांति, बड़ी बहू का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो कितनी शांत और सुशील है। अरे आ गए बेटा तुम लोग? जी मम्मी जी। और सब बढ़िया घूमे फिरे बेटा? जी मम्मी जी। अरे ज्योति, जरा पानी लेकर आओ बेटा, देखो तुम्हारे देवर देवरानी आ गए हैं।
जाने दीजिए, मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है देवर जी। नया सूट खरीदा है तुमने? अरे अच्छा किया बेटा माही, जो तुम सूट खरीद ले आई। अरे आजकल ये साड़ी वाड़ी में घर के कामकाज होते कहाँ हैं? मैं तो कहती हूँ बड़ी बहू, अब तुम भी सूट ही खरीदा करो, घर में सूट पहन कर ही रहा करो। ये आजकल साड़ी वाड़ी कौन पहनता है? दीदी मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद ही चाय लूंगी। ठीक है माही। अरे ऐसे खड़ी होकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। ये सब जो हो रहा है ये हकीकत है या सपना? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये वही सासू माँ है ना जिन्होंने हमेशा मुझे ज्ञान दिया था कि बहुएं तो हमेशा साड़ी में ही अच्छी लगती है। खैर जाने दो, देवरानी की वजह से ही सही, कम से कम मुझे भी तो सूट पहनने का मौका मिलेगा इस घर में। मेरे पास भी तो कितने सारे सूट रखे हुए हैं। अरे ज्योति बहू आ जाओ रसोई में, हम माही की चूल्हे पुजाई की रस्म कर देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि देवरानी की आज चूल्हा पुजाई की रस्म हो जाएगी। मैं भी अकेले घर का काम करते करते थक गई हूँ, अब हम दोनों मिल बांट कर काम करेंगे तो घर के कामकाज भी जल्दी हो जाएंगे और हमें भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब से मैं शादी करके इस घर में आई थी तब से सासू माँ ने तो किचन की तरफ झांकना भी छोड़ दिया था और मेड का काम तो उन्हें पसंद नहीं आता था, इसलिए मैं ही मर मर कर अकेली इस घर का सारा काम किया करती थी। लेकिन अब देवरानी के साथ करूंगी। माही बहू तुम्हारी चूल्हा पूजन की रस्म पूरी हो चुकी है, अब आज के बाद तुम भी इस घर का सारा काम कर सकती हो और इस घर की चूल्हा चौकी की जिम्मेदारियां भी उठा सकती हो। लेकिन मैं किसी और के ऊपर काम का बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं तुम दोनों में काम बराबर बांटना चाहती हूँ। इसलिए सुनो ज्योति बहू, सुबह की रसोई तुम संभालोगी और माही बहू शाम की रसोई तुम संभालोगी। जी मम्मी जी। दीदी सुबह की रसोई आपकी है, इसलिए खाना आप चढ़ा दीजिए, मैं बस खीर बना लेती हूँ अपने रस्म की। ठीक है माही। आज जब देवरानी ने भी घर की जिम्मेदारियां उठाई तब ये देखकर ज्योति को बहुत सुकून मिला और वो आज खुश थी। उसे लगा कि अब रोज ही माही घर के कामकाजों में उसका हाथ बटाएगी। अरे क्या बात है ज्योति, तुम्हारे तो चूल्हा चौकी का समय है ये और आज तो तुम आराम से कमरे में बैठी हो, आज खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं जी, आज के बाद शाम का खाना देवरानी जी बनाएगी, अब मुझे भी आराम मिलेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें बहुत शिकायत रहती थी कि तुम दिन भर अकेले काम करके थक जाती हो। मैं जरा देख कर आती हूँ जी कि माही क्या बना रही है खाने में। ठीक है ज्योति। माही मैं सारी सब्जियां काट देती हूँ, तुम आटा लगा लो। जी मम्मी जी। मम्मी जी मैं दाल और रोटी बना लेती हूँ, आप सब्जी और चावल बना लीजिए। हाँ ठीक है बेटा। अरे क्या हो गया ज्योति, फिर तुम्हारा मुंह लटका है? कुछ नहीं जी। अरे बताओ यार क्या बात हो गई? देखिए ना जी, जब मैं रसोई में काम किया करती हूँ तब मम्मी जी कभी एक बार मुझे आकर झांकती भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आज माही की खाना बनाने की बारी है तो मम्मी जी बराबर से जाकर माही की मदद करवा रही है। अरे क्या यार, मैंने उसी दिन तुम्हें समझाया था, तुम हर बार अपनी तुलना माही से क्यों करती हो? अरे तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हें सारे काम आते हैं, इसलिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन माही को अभी कुछ अच्छे से आता नहीं, इसलिए मम्मी इसकी मदद करवाती है। हाँ जी, मैं तो जैसे अपनी माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आई थी। ज्योति, ज्योति बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा ज्योति, अरे तुम्हारी देवरानी माही अभी छोटी है, थोड़े समय में जब वो काम संभालने लगेगी, सीख जाएगी, तब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा लेगी। लेकिन अभी तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। उसने जैसे तैसे खाना तो बना दिया है, लेकिन सबके लिए खाना तुम निकाल देना। जी मम्मी जी। वाह मम्मी जी, मेरी देवरानी अभी उम्र में छोटी है, ना समझ है, वो कामकाज नहीं संभाल सकती है। लेकिन मैं तो इस घर में तो जैसे बुढ़ी आई थी, जो आते ही इतने सारी जिम्मेदारियां सौंप रखी थी आपने मुझे। मेरे बारे में तो मम्मी जी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन अब तो देवरानी की बेशुमार चिंता सता रही है मम्मी जी को। क्या ज्योति, आजकल तुम भी बच्चों की तरह बात करती हो? अरे कुछ ही दिनों में देखना माही भी इस घर की जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। ये जरूरी तो नहीं है ना जो तुमने सहा है वही सब माही भी सहे। अरे मैं भी इंसान हूँ जी, मुझे भी बुरा लगता है इस तरह का भेदभाव देखकर। अरे जब मैं परेशान हो कर भी इस घर के सारे काम अकेले किया करती थी तब मम्मी जी कभी आकर झांकती तक नहीं थी। और देवर जी तो हमेशा मम्मी जी का कैसा ख्याल रखना चाहिए इन्हीं बातों का उपदेश दिया करते थे। लेकिन आज जब अपनी पत्नी की बारी आ गई तब कहाँ गए उनके उपदेश? ज्योति ठीक है ना, मैंने कहा ना तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी सर्वगुण संपन्नता ही आज मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया है। वैसे मुझे भी ये सब देखकर बुरा लगता है कि माँ हमेशा ज्योति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। अरे ज्योति क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों उल्टियाँ कर रही हो? ज्योति मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जी। तुम यहाँ लेट जाओ ज्योति, मैं भी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है जी डॉक्टर के पास जाने की, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये पास वाले डॉक्टर अंकल को लेकर आता हूँ। देखिए ना अंकल, क्या हो गया है ज्योति को? इसे बहुत चक्कर और उल्टियाँ हो रही है, कहीं कमजोरी तो नहीं हो गई है ज्योति को? अरे काहे की कमजोरी बेटा, दिन में 2 बार अच्छा खाना खाती है पेट भर, और चटर पटर तो घर में दुनिया भर की चीजें आती रहती है, और इतना खाने पीने के बाद कोई कमजोरी नहीं हो सकती इसे। अरे शांति जी, मिठाई बंटवा दो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। देखा बेटा तुमने छोटी बहू के कदम कितने शुभ हैं, उसे आते देरी नहीं और बड़ी बहू की गोद भर गई। लेकिन बेटा ज्योति बहुत कमजोर हो चुकी है, इसे आराम की सख्त जरूरत है और खान पान में भी इनका विशेष ध्यान देना होगा, तभी माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे। अरे डॉक्टर की बात मानने की जरूरत नहीं है बेटा, ये आजकल के डॉक्टरों के तो बड़े चोचले हो गए हैं। इधर गर्भवती होते देरी नहीं और
बस आराम की जरूरत है, कमजोर है, बच्चा कमजोर ना हो जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। मम्मी, माही की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाय राम, मेरी माही को क्या हो गया? रुक बेटा, मैं भी आती हूँ। ज्योति, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। और देखो, तुम्हें भी आराम करना होगा, अब तुम अकेली नहीं हो। ये तो बहुत खुशी की बात है देवर जी, बधाई हो, अब आप भी पिता बनने वाले हैं। लेकिन दीदी देखिए ना, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बेटा माही, मैं हूँ ना, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। अरे हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वाह मम्मी जी, जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे देखभाल की जरूरत है, मैं कमजोर हूँ, तब आप कह रही थी ये सब तो डॉक्टरों के चोचले हैं। ज्योति, जरा जाकर एक गिलास केसर वाला दूध बना दो तुम्हारी देवरानी के लिए, बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। जी मम्मी जी, तुम चिंता मत करना बेटा, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी देखभाल करूंगी। लेकिन मम्मी जी, अब तो रात का खाना बनाने का भी समय हो गया है, और वो तो मेरा काम था ना। तुम चिंता मत करो बेटा, आराम करो, मैं बना लूंगी खाना। हाँ माही, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, माँ है ना। अब क्या हुआ ज्योति? देखिए ना जी, मैंने बड़ी मुश्किल से सुबह अपने हिस्से का काम किया था, और अभी के काम की बारी तो माही की है। लेकिन मम्मी जी कहती है कि माही की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस शाम का भी काम करूं। सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ज्योति, मुझे भी आजकल ये सब देखकर बहुत बुरा लगने लगा है। अरे तुम दोनों ही तो प्रेग्नेंट हो, फिर मम्मी तुम दोनों के बीच में इतना भेदभाव क्यों कर रही है? तुम चिंता मत करो, मैं आज माँ से बात करता हूँ। अरे ज्योति, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नीचे बैठकर सब्जियां काट दे रही हूँ, और तुम खड़ी होकर रोटियां सेक देना। मम्मी जी, आजकल मुझे भी ज्यादा देर खड़े रहने में चक्कर आने लगता है। मम्मी, अरे क्या बात है शेखर, तू ऑफिस नहीं गया? जा रहा हूँ मम्मी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जब तक माही और ज्योति की डिलीवरी नहीं होती, तब तक हम एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं घर में, आप सभी महिलाओं को आराम हो जाएगा। अरे लल्ला, ऐसी हालत में काम करना बहुत जरूरी होता है बेटा, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो दिक्कत भी नहीं होगी। तो एक बात बताइए मम्मी, क्या ज्योति को ही नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है? अरे माही को नहीं है क्या? क्योंकि माही तो कोई काम नहीं करती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ माँ, माही के हिस्से का सारा काम तो आप ही कर देती हैं, और दूसरी तरफ इस हालत में भी ज्योति पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा बेटा, सब समझ गई मैं, तुझे ये पट्टी ये ज्योति पढ़ा रही है, तभी तो तू कभी घर के कामकाजों में दखलंदाजी नहीं करता था, और आज तेरी इतनी हिम्मत अपनी माँ के सामने खड़े होकर अपनी माँ से जबान जोरी कर रहा है। देखिए मम्मी, बात को घुमाइए मत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो इस तरह का भेदभाव कर रही हैं ना, ऐसा करके आप खुद अपना घर तोड़ रही हैं, जबकि आप इस घर की बड़ी हैं माँ, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस घर को हमेशा बांध कर रखें। हाय राम, इस ज्योति ने ना जाने मेरे भोले भाले बेटे को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है, जो ये मुझसे जबान जोरी कर रहा है। ये तो हमें मामा कहते तक का नहीं था, और आज मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहा है। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे क्या हो गया माँ, आप क्यों रो रही हैं? देखना बेटा, ये ज्योति तेरी बीवी से जलती है, और ये ज्योति सारे घर में कलेश करवा रही है। माँ, आप ज्योति के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हैं, और ऐसा करके घर में क्यों कलेश मचाना चाहती हैं? ज्योति ने तो अभी कुछ नहीं कहा। अरे देखना बेटा, ये ज्योति अपने पति को आगे कर दी है, और ये इसे भड़काकर हमारे घर को तुड़वाना चाहती है। माँ, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद न थी। ज्योति, कमरे में चलो तुम। अरे जाओ जाओ, कमरे में जाओ, अपनी पत्नी की खूब सेवा करो। मुझे समझ में आ गया है बेटा कि ज्योति ना माही से जलती है। ज्योति, हाँ जी। देखो ज्योति, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारी देखभाल या सेवा करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। हाँ जी, आपके होते हुए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, और मैं हर हालत में आपके साथ खुशी हूँ। धीरे धीरे 9 महीने भी बीत जाते हैं, और शांति जी की दोनों बहुओं ने बालक को जन्म दिए थे। सुनती हो क्या, आज दोनों बहुओं की छुट्टी होने वाली है ना हॉस्पिटल से। अरे मुझे उस ज्योति का नहीं पता, लेकिन हाँ, आज मेरी माही और उसके सुंदर से राजकुमार की छुट्टी होने वाली है हॉस्पिटल से। शांति, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अरे तुम्हारा यही भेदभाव देखना एक दिन इस घर को तोड़ने का काम करेगा। अरे तुम भूल सकते हो अपना अपमान, मैं नहीं भूल सकती। अरे इस ज्योति ने ना जाने मेरे भोले भाले शेखर को क्या पट्टी पढ़ाई, जो मुझसे जबान जोरी कर रहा था। मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे आगे मेरे बच्चे, मेरे लल्ला, भाई मैंने तो इसका नाम शिवा रखा है। माही बहू, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो, इतने बड़े ऑपरेशन से उठी हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी मम्मी जी। बेटा, शेखर और ज्योति भी आने वाले थे ना आज, ज्योति बहू की भी तो छुट्टी होने वाली थी। जी पापा, भैया बस आते ही होंगे। अरे आ गए बेटा तुम लोग। लेकिन बेटा, ये बहू की हालत तो मुझे बहुत कमजोर लग रही है। जी पापा, डॉक्टर ने कहा है कि ज्योति को बहुत कमजोरी है, इसे आराम की सख्त जरूरत है, और इसके टाके भी ढंग से सूखे नहीं है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, डॉक्टर ये सब बोलकर डराते हैं। इसलिए सुनो बहू रानी, अब तुम्हारे आराम के दिन खत्म हुए, अपनी गृहस्थी संभालो। अरे हम तो अपने दिन में 4 दिन में ही बिस्तर से उठ खड़े हुए थे, और घर की
हो कि वो घर संभाल ले। लगता है बेटा तू कान का कच्चा हो गया है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरा घर उसे ही संभालना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम काज उसे करना होगा ना। शांति, जरा शांति बना कर रखो। घर में दो खुशियां आई हैं और तुम बस कलेशी करने में लगी रहती हो। अरे घर के कामकाजी की तो बात है, सब हो जाएगा। पहले ये सोचो अपने दूसरे पोते का नाम तुम क्या रखोगी? अरे उसकी माँ है ना नाम रखने के लिए, मैं कौन होती हूँ उसका नाम रखने वाली। अरे उसने तो मेरे बेटे को छीन लिया, और क्या पता कल को इस पोते को भी मुझसे दूर कर दे, इसलिए देखना मैं इससे दूर ही रहूंगी। बस कीजिए माँ, कभी तो परिस्थिति को सोचने समझने की कोशिश किया कीजिए। ज्योति तुम कमरे में चलो। और रही बात नाम रखने की, तो ये मेरा बेटा है और मैंने इसका नाम कृष्णा रखने को सोचा है। हाँ बेटा, कृष्णा तो बहुत ही अच्छा नाम है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन बीतते समय के साथ ही शांति देवी का व्यवहार अपनी बड़ी बहू ज्योति के साथ बहुत ही बुरा होते जाता है। अरे क्या हो गया कृष्णा को? शांति, कृष्णा ने पोटी कर लिया है इसलिए रो रहा है। लो जरा इसे साफ कर दो। अरे मैं क्यों करूं? उसकी माँ को बुलाओ, वो करेगी साफ। अरे ये क्या बात हुई शांति? तुम तो अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती ही हो, लेकिन ये तो बच्चे भगवान का रूप है, इनमें कैसा भेदभाव? तुम शिवा को तो पूरे टाइम अपने गोद में रखती हो, उसे नहलाना धुलाना, उसकी मालिश करना, अरे उसके तो सारे काम करती हो, लेकिन कृष्णा से तुम्हें क्या बैर है शांति? अरे इसी की माँ ने तो मेरे बेटे को मुझसे छुड़वा दिया। मेरे बेटे को ना जाने मेरे खिलाफ क्या पट्टी पढ़ा दी, इसलिए उसकी माँ को बुला लो। मैं तो नहीं करने वाली उसकी कोई सेवा। अरे बहू, कृष्णा ने लगता है पोटी कर दिया है, उसे साफ कर दो चलकर। पापा जी मेरे पेट में ना जाने क्यों इतना दर्द हो रहा है, जरा इन्हें बुला दीजिए पापा जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी बुलाता हूँ। शेखर बेटा। क्या हुआ पापा? शेखर बेटा, लगता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। क्या हुआ ज्योति? मालूम नहीं जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें कितना समझाता हूँ मैं कि आराम किया करो, लेकिन नहीं, ले दे के तुम बस काम काज में लग जाती हो। अरे अभी तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई हो। शेखर ज्योति को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा भारी काम करने की वजह से ज्योति के टाके खुल गए हैं। ज्योति प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तुम घर के कोई काम नहीं करोगी। अगर आज तुम्हें कुछ हो गया होता तो मेरा और कृष्णा का क्या होता ज्योति? वाह ज्योति, तुम यहाँ आराम कर रही हो और रसोई में सारा काम बिखरा पड़ा है। काम पड़े हैं तो पड़े रहने दो। ज्योति पूरे 4 महीने तक अब घर का कोई काम नहीं करेगी। आज आप लोगों की लापरवाही की वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अच्छा बेटा, तो तेरी पत्नी आराम करेगी और मैं घर का सारा काम करूंगी। मैं आपको काम करने नहीं बोल रहा हूँ मम्मी, जिस तरह इस घर में माही आराम करती है उसी तरह ज्योति भी आराम करेगी। अब मैं इस घर में काम काज के लिए फुल टाइम की मेड लगवा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जैसा लगे करो, अब मेरी कौन सुनने वाला है इस घर में। और तुम भी सुनो ज्योति, अरे तुम भी अपने हक के लिए बोलना सीखो। इस तरह तो इस घर में बस तुम्हारा शोषण हो सकता है। देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान खुद रखोगी और घर के कोई भी काम काज नहीं करोगी। ठीक है जी। इस तरह शेखर ऑफिस चला जाता है और शाम को जब शेखर ऑफिस से वापस आता है। ज्योति ये क्या? अरे कृष्णा अभी तक गीले बिस्तर में ही पड़ा है। हाँ जी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, इसलिए मैं मुन्ने के कपड़े नहीं चेंज कर पाई। क्या? तो तुमने माँ से नहीं कहा? मैंने मम्मी जी से कहा था जी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मानती हूँ जी, उनकी नजरों में मैं बुरी हूँ, लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे से मम्मी जी को ऐसी क्या समस्या है कि इसे वो छूती भी नहीं है। और दूसरी तरफ जी, मम्मी जी पूरे टाइम शिवा को लेकर लोरी गाते रहती है। कभी मालिश करेगी, उसे खिलाएगी, उसकी लैट्रिन बाथरूम सब साफ करेगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जी ये सब देखकर। मैं अपने साथ तो सारे अत्याचार चुपचाप सह ली, लेकिन अपने बच्चे के साथ ये सब मुझे देखकर नहीं होता शेखर जी। काश आज मेरी माँ इस दुनिया में होती जी, तो मैं अपने बच्चे की सेवा करने के लिए अपनी माँ को बुलवा ली होती। बहुत हो गया ज्योति, अब तो फैसला होकर रहेगा। मैं इस तरह तुम लोगों के साथ इतना अत्याचार होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। क्या कर लोगे जी? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अगर कोई चीज या वस्तु हो जी तो हम लड़ झगड़ कर उसे पा लेते हैं, लेकिन यहाँ बात प्यार पाने की है। प्यार को तो लड़ झगड़ कर नहीं पाया जा सकता ना। ठीक है ना ज्योति, जब इस घर में ना ही हमारा मान सम्मान है और ना ही किसी को हमसे प्यार है, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? मैं आज ही जाकर माँ से कह देता हूँ कि हम लोग ये घर छोड़कर जाएंगे। लल्ला मम्मी, मैंने अपने लिए अलग घर देख लिया है और कल ही मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वहाँ जा रहा हूँ रहने। वाह बेटा, जिम्मेदारी से तो तुम भाग रहे हो, लेकिन मेरी इतनी बात याद रखना, जो जिम्मेदारी निभाएगा मैं संपत्ति उसी को दूंगी। वाह माँ, अरे हमने बहुत जिम्मेदारी निभा ली और उसका जो सिला मिला है वो भी हम देख ही लिए हैं। और मम्मी, यदि आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तक हमने जिम्मेदारियाँ संपत्ति पाने के लालच में निभाई है, तो वो आपकी गलतफहमी है। अगर आप चाहो ना माँ, तो अपनी सारी संपत्ति आप अपने छोटे बेटे बहू के नाम कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हम जा रहे हैं माँ, 30 त्योहार में आते जाते रहेंगे। हाँ जाओ जाओ, खुशी से जाओ। अरे उस ज्योति का ये सब किया धरा है, उसी ने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें। मुझे लगता है माँ, आपके सिवा इस घर में सब जानते हैं ये सब किसका किया धरा है। खुश रहना बेटा, आते जाते रहना। इस तरह शेखर अपनी पत्नी ज्योति और अपने बेटे कृष्णा को लेकर एक दूसरे घर में रहने चले जाता है और वो लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। ये दीदी क्या गई, जैसे जिम्मेदारियों का पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा। और ये मम्मी जी भी सारे टाइम बस शिवा को गोद में लेकर खिलाते रहती है। अरे मुझसे नहीं होते ये घर के कामकाज, मैं तो इन्हें कह दूंगी कि मैं नहीं कर सकती घर के कामकाज। अरे क्या हो गया माही? मम्मी जी, अगर शिवा सो गया हो तो आप खाना बना दीजिए।
अरे मैं बना तो देती बेटा, लेकिन आज मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे फोन करके बाहर से ही खाना बुलवा लूंगी, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बना पाऊंगी मैं खाना। घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगी है, सिर्फ रसोई का ही तो काम है, लेकिन ये माही से तो रसोई का भी काम नहीं होता। अरे मैं अकेले क्या क्या कर लूं, मुन्ने को भी सारा दिन मैं ही संभालती हूँ। शांति, हाँ कहिए ना जी। तुम्हारी वजह से माही बहू को आराम की आदत लग गई है शांति, इसलिए उसे घर के काम काज करना पसंद नहीं है। और तुम देख लेना शांति, वो दिन भी दूर नहीं जब माही बहू खुद से कहेगी उसे हम दोनों बुढ़े बुढ़ियों के साथ नहीं रहना है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रात भर मुन्ने की वजह से सो नहीं पाई हो, जाओ जाकर आराम कर लो। हाँ जी, मैं आराम कर लेती हूँ, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है और बीपी भी लो सी लग रही है मुझे। देखिए विशाल जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप अपना ट्रांसफर किसी और शहर में करवा लीजिए। अरे मैं थक चुकी हूँ इस घर के काम काजों से, क्योंकि मुझे लगने लगा है जी, अगर हम दोनों ही होते तो अगर मेरी तबीयत ठीक ना होती तो हम लोग बाहर से खाना बुलवा कर खा लेते, लेकिन 4-4, 5-5 लोगों के लिए खाना बाहर से बुलवा कर रोज खाना संभव तो नहीं है ना। और ये मम्मी जी भी मुझे बहुत इरिटेट करने लगी है, कोई काम काज तो करती नहीं, बस बिस्तर में पड़ी रहती है, कहती है उन्हें चक्कर आ रहा है, कभी उनके सिर में दर्द हो रहा है। अरे मुझसे नहीं होती उनकी सेवा के साथ साथ घर के काम काज। ठीक है, वैसे भी मेरा ट्रांसफर होने ही वाला है, बस 1 महीने की बात है। इतना दिन बीतते समय नहीं लगता और 1 महीने बीत जाते हैं। अब विशाल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है मम्मी, इसलिए हम लोग कल ही जा रहे हैं। बेटा हम दोनों बुढ़े और बुढ़िया यहाँ रहकर क्या करेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो, कम से कम शिवा की देखभाल करेंगे तो हम लोगों का भी समय अच्छे से कट जाएगा। मम्मी जी, जेठ जेठानी तो इसी शहर में रहते हैं ना, आप लोगों को संभालने के लिए पहले हमें वहाँ बसने तो दीजिए, फिर जैसा भी होगा तो देख लेंगे। अगर रहने लायक की जगह होगी तो हम आप लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन अभी तो हम आप लोगों को अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ मम्मी, हम लोग 30 त्योहार में आते रहेंगे, ये तो आप लोग भैया के पास चले जाओ या भैया भाभी को यहाँ बुला लो। और मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ माँ, अपना स्वभाव भी सुधार लीजिए, अन्यथा आपका ही बुढ़ापा मुश्किलों में घिर जाएगा। चलो माही। देख लिया ना शांति तुमने, मुझे इसी बात का डर था और देखो वही हुआ। और ये सब जो हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ जी, मैंने अपनी दोनों बहुओं में हमेशा भेदभाव किया और माही को तो मैंने अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा था, लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी कि माही कह रही थी विशाल से कि वो हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए विशाल ने मजबूरी में आकर अपना ट्रांसफर करवाया है। शिवा के बिना मेरा मन नहीं लगता जी, पूरे टाइम बस मुझे शिवा ही नजर आता है। हाँ शांति, काश तुमने अपनी दोनों बहुओं को एक जैसा आंका होता तो हम लोगों को ये दिन देखने नहीं पड़ते। हाँ जी, सब जानती हूँ मैं, ये सब मेरी ही गलतियों की वजह से हुआ है। काश भगवान मुझे एक मौका दे दे तो मैं अपने बड़े बहू बेटे से माफी मांग लूं जी और मैं अपनी गलती सुधार लूं। आज दशहरा का त्योहार है जी, सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ दशहरा मना रहे हैं और देखो ना, हमारे 2-2 बेटा बहू होने के बावजूद हम दोनों घर में अकेले हैं। ये मेरे ही कर्मों की सजा है जी, जो हम लोग आज अकेले रह गए हैं। मेरी वजह से आपको भी सजा भोगनी पड़ रही है। मम्मी पापा, आप लोगों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा शिखर तू? हाँ मम्मी, मैं अपने फर्ज से चूकना नहीं चाहता हूँ। आज इतना बड़ा दशहरा का त्योहार है, इसलिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देने और आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ बेटा, मैं तो कुमाता निकली। आप चाहे मुझ पर लाख सितम कर लो माँ, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है, देवी माँ की तरह पूजा है मैंने आपको। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। एक बार ज्योति को बुला ले बेटा, मैं ज्योति के पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगी बेटा, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है बेटा। ज्योति तो मेरे साथ ही आई है मम्मी, लेकिन वो बाहर खड़ी है, वो डर रही है अंदर आने से, क्या पता उसका अंदर आना आपको अच्छा लगे ना लगे। देख लिया ना शांति, जिस बेटे बहू को तुमने अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखा था, वही हमें भरे त्योहार पर अकेला छोड़ गया। हाँ पापा, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। ज्योति अंदर आ जाओ। ज्योति ला बेटा, पहले मेरे लाल को मुझे दे दे, मैं बहुत बुरी दादी हूँ बेटा। ज्योति बहू मुझे माफ कर दो। ज्योति बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ज्योति बहू मुझे एक बार माफ कर दो और अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो बेटा। ये क्या मम्मी जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एक बार मुझे माफ कर दो बेटा और यहीं आ जाओ बेटा, हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे बेटा। हाँ मम्मी जी जरूर, जब माँ बाप अपने बच्चों की 100 गलतियों को माफ कर उन्हें अपना लेते हैं तो हम तो आपकी गलती को माफ कर ही सकते हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगी बेटा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।